अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इंग्लिश के एक बहुत ही अहम टॉपिक फ्रेजल वर्ब्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। ये टॉपिक आमतौर पर स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी मुश्किलात क्रिएट कर देता है, क्योंकि एक ही वर्ब है जिसे यहाँ पर पुट है, उसके साथ मुख्तलिफ जब प्रीपोजिशन लगती हैं तो उसके मीनिंग में तब्दीली कैसे वाक़ हो जाती है। पुट ऑफ, इसकी मीनिंग कुछ और है। पुट के बाद ऑन लगता है तो इसके मीनिंग कुछ और हो जाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन यानी वर्ब के साथ जब प्रीपोजिशन या एडवर्ब पार्टिकल लगता है तो उसके मीनिंग में तब्दीली कैसे आती है, और ये कॉम्बिनेशन जो फ्रेजल वर्ब कहलाता है, इसे हम जुमलों में कैसे इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल जो फ्रेजल वर्ब के साथ होता है थोड़ा सा ट्रिकी होता है, जो इंशाअल्लाह ताला हम आज समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मुख्तलिफ फ्रेजल वर्ब की टाइप्स की स्टडी करेंगे, और इसके साथ साथ बहुत अहम चीज़ कि अब तक हमारे इम्तहानात में बहुत सारे फ्रेजल वर्ब आ चुके हैं डिग्री क्लासेस के अंदर, फर्स्ट ईयर की क्लास में, मैट्रिक में। तो उनमें से हमने बहुत सारे फ्रेजल वर्ब का इंतखाब किया है, उसे एक फहरिस्त की शक्ल में आपके सामने हम पेश करेंगे। और ये बहुत आसान होगा कि इसमें हमने, अगर आप देखिए तो इसमें हमने उन फ्रेजल वर्ब्स की एक लिस्ट बनाई है जिसमें हमने उन फ्रेजल वर्ब्स को नोट किया। उसके बाद हमने इंग्लिश ही में इसको डिस्क्राइब किया हुआ है, उसके उर्दू मीनिंग दिए हुए हैं, और फिर उनका एक जुमले में भी जो इस्तेमाल है किस तरह से होता है वो भी करके दिखाया गया है। तो मैं हूं मोहम्मद रईस और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इजी इंग्लिश बाय मोहम्मद रईस। चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए, सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि फ्रेजल वर्ब होता क्या है। देखिए, इसकी एक बड़ी सी डेफिनेशन लिखी हुई है कि फ्रेजल वर्ब इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ वर्ब एंड एन एडवर्ब। कि एक फ्रेजल वर्ब जो होता है वो वर्ब के साथ या तो कोई एडवर्ब आता है उसके कॉम्बिनेशन में, उसके बाद या फिर कोई प्रीपोजिशन आता है। अब कोई सा भी वर्ब ले लीजिए आप, जिससे हमने अभी मिसाल दी थी पुट की। अब पुट के बाद देखें ऑफ आ रहा है, पुट के बाद ऑन आ रहा है, पुट के बाद अवे आ रहा है। मुख्तलिफ प्रीपोजिशन और एडवर्ब इसके साथ ऐड होते जा रहे हैं। और कभी कभी तो ये होता है कि एक प्रीपोजिशन या एडवर्ब नहीं होता, बल्कि प्रीपोजिशन और एडवर्ब एक साथ भी आ रहा होता है। अब देखिए यहाँ पर पुट के बाद एक ही प्रीपोजिशन या एडवर्ब नहीं है, एक से ज़्यादा है। तो बाद दफ़ा दो भी होते हैं, उनमें एक प्रीपोजिशन हो सकता है, एक एडवर्ब हो सकता है। तो आसानी के लिए याद रखिए कि किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब कोई प्रीपोजिशन या एडवर्ब और कभी कभी दोनों इस्तेमाल होते हैं तो फिर क्या होता है कि इन विच द कॉम्बिनेशन हैज द मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स कंसीडर्ड सेपरेटली। अब इन दोनों वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से जो वर्ब के मीनिंग होते हैं वो तब्दील हो जाते हैं। आमतौर पर अब वर्ब और प्रीपोजिशन के जो मायने हैं वो नहीं लिए जाते। मिसाल के तौर पर देखिए टेक, हम टेक लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आफ्टर के एक मायने तो बाद में होते हैं, या आफ्टर पीछे के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे ही इज रनिंग आफ्टर द बस, वो बस के पीछे भाग रहा है। लेकिन यहाँ पर टेक आफ्टर का जो कॉम्बिनेशन बना है, अब इसमें ना टेक के मायने टेक के रहे, ना इसमें आफ्टर के मायने आफ्टर के रहे। इसकी मीनिंग बिल्कुल चेंज होगा। इज अ फ्रेजल वर्ब मीनिंग टू रिजेंबल। अब इसके मायने जो है वो मुशाबियत रखना। अब मुशाबियत रखना ये जो मीनिंग आ रहे हैं, तो हम नोट कर सकते हैं कि इसमें टेक और आफ्टर इसके अपने जो अलग सेपरेट मीनिंग थे उनकी कोई हैसियत बाकी नहीं रही। तो उम्मीद है कि बात क्लियर हो गई होगी। अब देखिए यहाँ पर जैसे कॉल है हमारे पास, वैसे आप कॉल जानते हैं, पुकारना, फ़ोन करना। लेकिन इसके बाद जब एक एडवर्ब ओ डबल एफ ऑफ इस्तेमाल किया है तो इस कॉल ऑफ के कॉम्बिनेशन के मीनिंग बिल्कुल मुख्तलिफ हो गए। अब इसके मायने क्या है? कैंसिल, मनसूख करना। अब देखिए गिव आप जानते हैं देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनके मीनिंग प्रीपोजिशन एडवर्ब दोनों हिस्से से इस्तेमाल होता है, इसके मीनिंग कुछ और होते हैं। लेकिन गिव इनका जो कॉम्बिनेशन है ये एक फ्रेजल वर्ब है। अब फ्रेजल वर्ब है तो इसके दोनों के अपने सेपरेट जो मीनिंग है उनकी कोई हैसियत नहीं। अब इनकी बिल्कुल एक डिफरेंट मीनिंग होगी, जैसा कि हम देख सकते हैं कि गिव एन, हार मानना, तो सरेंडर के मीनिंग में आ जाएंगे। उसके बाद देखिए ब्रिंग, लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट सेकंड और थर्ड फॉर्म। अब हमारे पास एक एडवर्ब भी है, लेकिन ब्रिंग के साथ जब अप लगाया तो ये एक फ्रेजल वर्ब है। इस कॉम्बिनेशन से इसकी जो मीनिंग में तब्दीली वाक़ई हुई। अब ना ब्रिंग के जो अपने लिटरल मीनिंग है वो लिए जाएंगे, ना आपके मीनिंग लिए जाएंगे, बल्कि एक नया मफहूम, एक नए मीनिंग हमारे सामने आए हैं, और वो है परवरिश करना। अगला देखिए हमारे पास पुट अप विद, और इसमें जिस बात की तरफ मैं बार बार आपकी तवज्जो दिला रहा हूँ कि आमतौर पर फ्रेजल वर्ब 2 वर्ड ही होते हैं, लेकिन कभी कभी फ्रेजल वर्ब 3 वर्ड भी होते हैं। देखिए यहाँ पर पुट 1 वर्ड, उसके बाद दूसरा अप और तीसरा विद। तो देखिए यहाँ पर पुट के साथ हमारे पास प्रीपोजिशन और एडवर्ब एक से जायद हैं,
तो फ्रेजल वर्ब है, इस कॉम्बिनेशन से एक नए मीनिंग हमारे सामने आ रहे हैं और वो है बर्दाश्त करना। तो ये फ्रेजल वर्ब क्या होता है, ये बात क्लियर हुई। वर्ब प्लस प्रीपोजिशन या एडवर्ब का कॉम्बिनेशन जो एक नए मायने नए मफहूम में इस्तेमाल करता है। आमतौर पर ये 2 वर्ड ही होते हैं, लेकिन ऐसा भी होता है कि हमारे पास बहुत सारे फ्रेजल वर्ब 3 वर्ड भी होते हैं। अब हम देखते हैं कि इनको जुमलों में हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। देखिए इसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं हमारे पास फ्रेजल वर्ब्स की। इसमें सबसे अहम तो हमारे पास ये याद रख लीजिए, जो पहली हमारे पास किस्म है वो है इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव 2 वर्ड फ्रेजल वर्ब। ये तो आप जानते हैं कि सिंगल वर्ब कभी भी फ्रेजल वर्ब नहीं हो सकता, कम से कम उसके लिए 2 वर्ड होने चाहिए, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन या एडवर्ब होना चाहिए। 2 से ज़ायद, अगर एक और प्रीपोजिशन ज़्यादा आ जाता है, 3 हो जाते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन 1 वर्ड कभी भी फ्रेजल वर्ब नहीं हो सकता। अब देखिए इंट्रांजिटिव 2 वर्ड फ्रेजल वर्ब। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास हम बात कर रहे हैं 2 वर्ड फ्रेजल वर्ब के बारे में। ऐसे फ्रेजल वर्ब जो 2 वर्ड 2 अल्फाज पर मुश्तमिल है, लेकिन वो इंट्रांजिटिव है। अब यहाँ पर हम पहले समझते हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब होते क्या है। देखिए हमारे पास कि वर्ब की हमारे पास 2 बुनियादी टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास कहलाते हैं ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरे कहलाते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। अब इनमें फ़र्क क्या है, ये होते क्या है। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब इज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट लाना ज़रूरी होता है। ऑब्जेक्ट यानी जिस चीज़ या जिस शख्स पर हम काम कर रहे हैं उसका लाना ज़रूरी होता है। अगर आप वो बयान नहीं करते तो बात अधूरी रहती है, इनकम्प्लीट रहती है। मिसाल के तौर पर जैसे हमारे पास एक वर्ब है ईट, खाना, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। इसके बाद ऑब्जेक्ट लाना ज़रूरी है, वरना जुमले का मफहूम वाज़ेह नहीं होगा। अब एग्जाम्पल देखिए, ही एट एन एप्पल, तो उसने सेब खाया। फ़र्ज़ कीजिए कि मैं यहाँ पर एप्पल जो ऑब्जेक्ट है इसको मैं नहीं लिखता और सिर्फ मैं आपसे कहता हूँ कि उसने खाया, तो फ़ौरन जहन में आता है क्या चीज़ खाई, तो हमें लास्ट वन यहाँ पर ऑब्जेक्ट मेंशन करना पड़ेगा, वरना बात अधूरी रहेगी। तो पता चला कि ईट हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है। दूसरा देखिए, शी बॉइल्ड एन एग, उसने अंडा उबाला। अब आप देखिए कि बॉयल भी एक ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर आप इसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करते तो ये बात अधूरी रहेगी। कैसे कि हम सिर्फ ये कहते हैं कि शी बॉइल्ड, उसने उबाला, फौरन जहन में आता है क्या उबाला, उसने चिकन उबाली, अंडा उबाला, पानी उबाला, क्या उबाला। ठीक है, तो हम जब यहाँ पर एन एग ऑब्जेक्ट मेंशन कर देते हैं तो अब जुमले का मतलब वाज़ेह हो गया। तो इसका मतलब ईट, बॉयल, ये हमारे पास कौन से वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, जिनके साथ ऑब्जेक्ट लाना ज़रूरी है, वरना जुमले का मफहूम वाज़ेह नहीं होगा, अधूरा रहेगा, इनकम्प्लीट रहेगा। ऐसे वर्ब जब आप डिक्शनरीज में देखेंगे ना तो उसके आगे टी आर लिखा होता है, उनके आगे आप देखिएगा तो इस तरह से शॉर्ट करके टी आर लिखा होता है। उसके बाद इनट्रांजिटिव वर्ब की तरफ आइए तो याद रखिए कि इनट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं हमारे पास ऐसे वर्ब होते हैं, एंड इनट्रांजिटिव वर्ब इज नॉट फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, कि इनट्रांजिटिव वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता, आ नहीं सकता, क्योंकि जुमले का मफहूम उस वर्ब से बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है, उसमें किसी चीज़ या शख्स पर काम नहीं किया जाता। मिसाल के तौर पर ही स्लेप्ट, वो सोया। देखिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, स्लीप के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई चीज़ या शख्स मेंशन नहीं किया गया। देखिए स्लीप के बाद यहाँ पर, लेकिन क्या हमारे जहन में कोई सवाल पैदा हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर हुआ था कि वो उसने खाया, फ़ौरन जहन में आया था क्या खाया, लेकिन जब हमने कहा कि वो सोया तो हमारे जहन में कोई सवाल नहीं आता कि वो क्या सोया, इस तरह की कोई चीज़ हमारे जहन में नहीं आती। तो पता चला कि स्लीप हमारे पास एक ऐसा वर्ब है जो इनट्रांजिटिव वर्ब है। दूसरी एग्जाम्पल देखिए कि दे रेन फास्ट, वो तेज दौड़े। इसमें देखिए रन हमारे पास एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, ये एक अदद इनट्रांजिटिव वर्ब है। और अक्सर आप जब आप देखेंगे इनट्रांजिटिव वर्ब तो डिक्शनरीज में अक्सर INT लिखा हुआ होता है। ठीक है, अब इसे पहचानते कैसे हैं, तो याद रखिएगा कि ट्रांजिटिव वर्ब खुद बता देता है कि मैं ट्रांजिटिव हूँ, क्योंकि उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता तो हमें वाज़ेह तौर पर पता चल जाता है कि यहाँ पर जुमले में किसी चीज़ की जो है वो कमी मौजूद है। उसके बाद देखिए हम आगे चलते हैं कि अगर इसके अलावा अगर डिक्शनरी की मदद लें तो वहाँ पर TR या INT लिखा होता है, लेकिन अगर आप इसको वैसे भी चेक करना चाहते हैं तो इसका एक बहुत छोटा सा और आसान सा तरीका है कि आप किसी भी वर्ब को, अगर वो ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है, उसका छोटा सा जुमला बनाइए, सिर्फ सब्जेक्ट और सेकंड ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी पास्ट इंडेफिनिट में। तो इसका उर्दू ट्रांसलेशन कीजिए, जैसे ही एट, तो इसका तर्जुमा होगा उसने खाया, ही एट, उसने खाया।
हम सिर्फ कहें शी बॉइल्ड तो इसका उर्दू ट्रांसलेशन होगा उसने उबाला। अब अगर याद रखिए कि वो वर्ब ट्रांजिटिव है तो उसको जब हम छोटा सा जुमला पास्ट एंड डेफिनेट में बनाएंगे तो आप नोट कर सकते हैं कि उसके उर्दू ट्रांसलेशन के अंदर ने का लफ्ज जरूर आता है। ये देखिए यहाँ पर भी हम नोट कर सकते हैं कि ने का लफ्ज जरूर आता है। लेकिन ये चीज जब इंट्रांजिटिव वर्ब को आप पास्ट एंड डेफिनेट में इस्तेमाल करके उसका एक छोटा सा जुमला बनाते हैं तो वहां हम नोट करेंगे कि वहां पर उर्दू ट्रांसलेशन में ने नहीं आता। मसलन ही स्लेप्ट वो सोया, वो ने सोया हम ऐसे नहीं कह सकते। दे रैन फास्ट वो तेज दौड़े, वो ने इस तरह हम नहीं कह सकते। तो इस तरह भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि बात वाज़ेह हो गई होगी कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। तो वापस देखिए हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। देखिए हमारे पास ये इंट्रांजिटिव वर्ब वापस। तो ऐसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट में बात कर रहे हैं, ऐसे टू वर्ड फ्रेजल वर्ब कम से कम टू वर्ड ही होंगे फ्रेजल वर्ब, अगर वो इंट्रांजिटिव है यानी जिनके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आता तो बहुत आसान है उनका इस्तेमाल करना, वहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होती। तो इंट्रांजिटिव टू वर्ड फ्रेजल वर्ब वही होते हैं कि नो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड आफ्टर देम, कि उनके बाद किसी भी किस्म का कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, कोई चीज़ या शख्स मेंशन नहीं कर सकते बतौर ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पर देखिए हमारे पास वर्ब है गेट अप। गेट अप के मायने होते हैं उठना। अब इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, ये एक फ्रेजल वर्ब है लेकिन इंट्रांजिटिव है, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। अब ऐसे इंट्रांजिटिव टू वर्ड फ्रेजल वर्ब को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो याद रखिएगा जो अच्छी डिक्शनरीज हैं, मिसाल के तौर पर ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स हैं या कैम्ब्रिज एडवांस लर्नर्स हैं, चैम्बर्स की आप डिक्शनरी ले लीजिए, कॉलिंस कोविड वालों की ले लीजिए, तो ये बेहतर डिक्शनरीज हैं। इनमें जब भी इस तरह के फ्रेजल वर्ब दिए जाते हैं अगर वो ट्रांजिटिव होते हैं तो उनके बाद somebody या something ये में लिख दिया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि ये फ्रेजल वर्ब भी हैं और ये ट्रांजिटिव है। इनके बाद या तो somebody किसी शख्स को बतौर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कीजिए या STH ये स्टैंड्स फॉर समथिंग या किसी चीज, कोई चीज, ठीक है, उसको आप बतौर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कीजिए। लेकिन देखिए कि यहाँ पर मैंने फ्रेजल वर्ब के बाद ना somebody लिखा है, somebody लिखा है, ना मैंने something लिखा हुआ है। तो ये बहुत ही वाज़ेह अलामत है कि ये हमारे पास फ्रेजल वर्ब एक अदद इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, तो इसका इस्तेमाल करना बहुत आसान है। तो ही डज नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कि वो सुबह जल्दी नहीं उठता है, तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। तो टू वर्ड फ्रेजल वर्ब अगर वो इंट्रांजिटिव है तो उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। और ऐसे इंट्रांजिटिव वर्ब जो होंगे फ्रेजल वर्ब उनके बाद अच्छी डिक्शनरी देखेंगे somebody समथिंग नहीं लिखा होगा, जिससे वाज़ेह होगा कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। और अभी हमने जिस फहरिस्त को तैयार किया है आपके लिए, उस फहरिस्त में भी हमने अगर वो इंट्रांजिटिव वर्ब है तो उसके बाद somebody समथिंग नहीं लिखा है। उसको देखिए हमारे पास अगला ट्रांजिटिव टू वर्ड फ्रेजल वर्ब। तो पहली किस्म हमने पढ़ी कि जो हमारे पास टू वर्ड फ्रेजल वर्ब होते हैं इंट्रांजिटिव। अब हम बात कर रहे हैं कि टू वर्ड फ्रेजल वर्ब है लेकिन वो ट्रांजिटिव है, यानी ऐसे फ्रेजल वर्ब है जिनके बाद ऑब्जेक्ट लाना जरूरी होता है। अब यहीं पे एक थोड़ी सी मुश्किल पैदा होती है लेकिन इंशाल्लाह ताला उसका हल भी मौजूद है, थोड़ी सी तवज्जो रखिएगा। देखिए इसमें कहते हैं कि द ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड आफ्टर देम, क्योंकि वो टू वर्ड फ्रेजल वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव है, लिहाजा उसके बाद ऑब्जेक्ट लाना जरूरी है। अच्छा, जब भी ऑब्जेक्ट आएगा तो आपको ये लिखी हुई सूरत में भी कैसे आएगा, जैसे कि देखिए लुक आफ्टर टू वर्ड फ्रेजल वर्ब है और इसके बाद लिखा हुआ है somebody something, इसको मैंने नुमाया करने के लिए व्हाइट कलर से लिखा है somebody something। इसका मतलब कि लुक आफ्टर एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाना है somebody something। अब वो ऑब्जेक्ट कोई शख्स भी हो सकता है और कोई चीज भी हो सकती है। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखिए कि अगर फर्ज कीजिए कि somebody दिया होता तो इसका मकसद होता कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो आएगा लेकिन वो somebody कोई शख्स ही हो सकता है, कोई इंसान ही हो सकता है, ठीक है, इनह्यूमन कोई चीज या किसी गैर इंसानी चीज को हम ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अगर उसके साथ समथिंग भी आ रहा है तो इसका मकसद ये कि इसका ऑब्जेक्ट कोई इनह्यूमन कोई बेजान चीज भी हो सकती है। लेकिन फर्ज कीजिए कि somebody नहीं होता, सिर्फ समथिंग होता, तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें जो भी ऑब्जेक्ट आएगा वो इनह्यूमन होगा, कोई चीज होगी, किसी इंसान का जिक्र हम यहाँ पर बतौर ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते। तो देखिए हमारे पास टू वर्ड फ्रेजल वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं, ऐसे फ्रेजल वर्ब होते हैं, पहले इनकी टाइप इनसेपरेबल टू वर्ड फ्रेजल वर्ब्स, ये कहलाते हैं इनसेपरेबल, कि इनको हम अलग नहीं कर सकते। अलग करने से मुराद क्या है, अलग करने से मुराद ये है कि वर्ब और प्रीपोजिशन के दरमियान में अगर हम ऑब्जेक्ट लिखना चाहें तो वो मुमकिन नहीं है। इनसेपरेबल टू वर्ड फ्रेजल वर्ब में हमेशा ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल
प्रीपोजिशन के बाद किया जाएगा, आखिर में किया जाएगा, बीच में नहीं किया जा सकता। इसलिए कहते हैं इनसेपरेबल के वर्ब और प्रीपोजिशन ये यहाँ पर सेपरेबल नहीं है, इनको अलग अलग नहीं कर सकते, इनके दरमियान में किसी भी किस्म का ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। जबकि आपने ये जान लिया कि इनके बाद ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट हमेशा प्रीपोजिशन के बाद आएगा। अब देखिए इसके मायने किसी चीज या शख्स की देखभाल करना। इसकी एग्जांपल देखिए कि शी herself looks after her 3 children। तो आप नोट कर सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर है her 3 children। तो एक तो ये कि ऑब्जेक्ट हमने जो इस्तेमाल किया वो हमारे पास somebody की निस्बत से ह्यूमन इंसान, और इसको हम लिख किसके बाद रहे, आफ्टर के बाद, ऑब्जेक्ट के बाद। लेकिन याद रखिए समथिंग भी लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट चीज भी हो सकती थी। मिसाल के तौर पर शी herself looks after her books, वो अपनी किताबों की देखभाल करती है, उन्हें ख़राब होने नहीं देती। जब हमने बुक्स को यहाँ पर इस्तेमाल किया है बतौर ऑब्जेक्ट, इसका मतलब इन ह्यूमन ऑब्जेक्ट है, लेकिन लिखेंगे वो भी कहाँ पर हम, आफ्टर के बाद, यानी प्रीपोजिशन के बाद, उससे वर्ब के बाद नहीं ले जा सकते, या दूसरे अल्फाज में कि द टू वर्ड फ्रेजल वर्ब है, इसके दरमियान में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। उम्मीद है कि बात क्लियर हो गई होगी। अब आइए कि ट्रांजिटिव वर्ब टू वर्ड फ्रेजल वर्ब, लेकिन ट्रांजिटिव है, लेकिन ये सेपरेबल है। अब सेपरेबल का मतलब ये है कि ये ऐसे हमारे पास फ्रेजल वर्ब है जिनमें ऑब्जेक्ट आएगा। चले आता ऑब्जेक्ट फिर भी मसला नहीं रहता, लेकिन प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है, देखिए द ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड आफ्टर द फ्रेजल वर्ब, कि इसमें ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जा सकता है या तो फ्रेजल वर्ब के बाद, और बिटवीन द टू पार्ट्स ऑफ द फ्रेजल वर्ब, या वर्ब और प्लस जो प्रीपोजिशन होती है उसके दरमियान में भी आप ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कई सवाल हमारे जहनों में आते हैं, तो क्या ये हमारी मर्जी होती है कि अगर सेपरेबल है तो जहां दिल चाहे हम वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगा दें, जहां दिल चाहे प्रीपोजिशन के बाद लगा दें, तो क्या ये हमारे पर डिपेंड करता है? तो जवाब है नहीं जनाब। असल में ये फ्रेजल वर्ब की अपनी इसमें दो अकसाम हो जाती हैं। एक तो ऐसे हमारे पास सेपरेबल वर्ब होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा आखिर में आता है, बाद में आता है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा। दूसरा वो है कि जिसमें ऐसे सेपरेबल टू वर्ड फ्रेजल वर्ब है हमारे पास जिनमें ऑब्जेक्ट जो है वो वर्ब के बाद भी आ सकता है, प्रीपोजिशन के बाद भी आ सकता है। तो उन्हें हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? पहली बात तो ये, तो देखिए ऐसे फ्रेजल वर्ब जब भी डिक्शनरीज में लिखे होंगे या खासतौर पर अलग से भी फ्रेजल वर्ब्स की बुक्स आती है उनमें लिखे होंगे, तो उनमें मेंशन कर देते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए टर्न समथिंग ऑन, असल में तो फ्रेजल वर्ब है टर्न ऑन, लेकिन इसमें समथिंग, तो पहली बात तो जो ऑब्जेक्ट आएगा वो कोई चीज होगी, इनह्यूमन होगी, कोई ह्यूमन बीइंग यहाँ पर ऑब्जेक्ट के तौर पर नहीं आ सकता। पहली बात तो हमने इसको देखते ही ये समझ ली। दूसरी बात ये कि समथिंग उन्होंने टर्न के बाद लिखा है, तो इसका मकसद ये है कि वो ये मेंशन करना चाह रहे हैं कि आप चाहें तो ऑब्जेक्ट टर्न के बाद लिख दीजिए, वर्ब के बाद लिख दीजिए, तब भी ठीक है। और दूसरा देखिए वो इसी को दोबारा लिख के दिखा रहे हैं कि टर्न ऑन समथिंग, कि भाई आप चाहें तो टर्न ऑन के बाद भी आप ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी। तो वो ये हमारे पास जो फ्रेजल वर्ब लिखा हुआ है वो खुद बता देगा ऑब्जेक्ट कहां पर आएगा। अब आप देखिए प्लीज टर्न द टीवी ऑन, यहां पर आप देखिए कि हमारा ऑब्जेक्ट है टीवी, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमने किसके बाद इस्तेमाल किया? वर्ब के बाद इस्तेमाल किया, और उसके बाद हमने यहाँ पर प्रीपोजिशन लिखी है। दूसरी एग्जाम्पल देखिए, जो जुमले को हमने दोबारा बनाया है कि प्लीज टर्न ऑन द टीवी। अब आप नोट कीजिए कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है टीवी कहाँ इस्तेमाल हुआ है? वो लास्ट में इस्तेमाल हुआ है। तो हम दोनों जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 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 एक अहम बात याद रख लीजिए, फिर ये बात मुकम्मल हो जाएगी कि देखिए टीवी एक नाउन है, नेमिंग वर्ड, किसी चीज का नाम है, बिल्कुल ठीक है। अगर आपके पास ऐसी कंडीशन में जहां पर आप प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, अब वो चाहे कोई शख्स हो चाहे वो कोई चीज हो, आप इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन ख्याल रखिए कि अगर नाउन है वो, तो आप उसे वर्ब के बाद लिखिए तब भी ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद लिखिए तब भी ठीक है। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट कोई प्रोनाउन है, मसलन देखिए हमने यहाँ पर नोट करके लिखा हुआ है कि इफ द ऑब्जेक्ट इज अ प्रोनाउन, कि अगर आपका ऑब्जेक्ट कोई प्रोनाउन है, मसलन अगर इंसानों में से एक तो मी, यू, हिम, हर, देम, अस वगैरह, ठीक है, या अगर कोई चीज है, इट लिखा हुआ है, तो ये प्रोनाउन है, ये नाउन नहीं है। ध्यान में रखिए मी, यू, हिम, हर, देम, अस, इट वगैरह ये हमारे पास प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। अगर आप प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे लाजमी तौर पर इट मस्ट कम
बिटवीन द टू वर्ड्स ऑफ द फ्रेजल वर्ब, लाजमी तौर पर उसे फ्रेजल वर्ब के दरमियान में यानी वर्ब के बाद लिखेंगे, यानी प्रीपोजिशन से पहले लिखेंगे, उसे हम आखिर में प्रीपोजिशन के बाद नहीं लिखेंगे। मिसाल के तौर पर देखिए, इसी फ्रेजल वर्ब को हमने दोबारा इस्तेमाल किया कि प्लीज टर्न इट ऑन। फर्ज कीजिए मैं टीवी की तरफ इशारा करके कहता हूँ कि इसे खोल दीजिए बराए मेहरबानी, तो प्लीज टर्न इट ऑन। अब मैंने इट यहाँ पर टीवी नाम यानी नेमिंग वर्ड नाउन इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि मैंने प्रोनाउन इस्तेमाल किया इट। तो अब मैं पाबंद हूँ, लाजमी तौर पर मुझे वर्ब के बाद यानी प्रीपोजिशन से पहले या इन दोनों के दरमियान में ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर मैं ये कहूँ कि जी ये तो टर्न ऑन के अंदर तो ऑब्जेक्ट के बाद यानी प्रीपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्ट आ जाता है, और मैं इसको इस तरह बना दूं कि प्लीज टर्न ऑन इट, तो ये बात दुरुस्त नहीं होगी। अब यहाँ पर इट ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन के बाद नहीं आ सकता क्योंकि ये प्रोनाउन है। जब भी प्रोनाउन होगा तो ऐसे फ्रेजल वर्ब जिनमें ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद भी आ सकता है, प्रीपोजिशन के बाद भी आ सकता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर वो प्रोनाउन है तो उससे वर्ब के बाद ही आना चाहिए। तो अजीज तलबा व तालिबात, कि अभी हम आपके सामने जो फहरिस्त आपके सामने पेश करेंगे तो उसमें इसी तरह से लिखने की कोशिश की और ये वाज़ेह हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर आएगा। लेकिन ये याद रखिएगा कि अगर आपका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो तो लाजमी तौर पर आपने उसे वर्ब के बाद ही लिखना होगा। उसका देखिए 3 वर्ड फ्रेजल वर्ब, ये बहुत आसान है कि दे आर ऑलमोस्ट ऑलवेज इनसेपरेबल, कि जब भी 3 लफ्जों पर मुश्तमिल फ्रेजल वर्ब आएगा तो वो इनसेपरेबल होगा, यानी उसमें जो भी ऑब्जेक्ट आना है वो हमेशा आखिर में लिखा जाएगा, यानी वर्ब के बाद आएगा या प्रीपोजिशन के बाद आएगा। ये प्रॉब्लम सिर्फ 2 वर्ड फ्रेजल वर्ब में होती है। 3 वर्ड फ्रेजल वर्ब बहुत आसान कि इसमें हमेशा ऑब्जेक्ट आखिर में इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए हमारे पास एक एग्जांपल है कि पुट अप विथ, ये 3 लफ्जों पर मुश्तमिल है। इसके बाद देखिए समथिंग, समबॉडी, ऑब्जेक्ट कोई चीज भी हो सकती है, कोई शख्स भी हो सकता है, ह्यूमन, इनह्यूमन दोनों हो सकते हैं, लेकिन हमेशा प्रीपोजिशन के बाद यानी इस फ्रेजल वर्ब के आखिर में आएंगे। ठीक है, इसमें अब ये नहीं हो सकता कि मैं वर्ब के बाद लिखूं। अब जुमला भी मुलाहिजा कीजिए कि नो बडी कैन पुट अप, उसके बाद हम नोट कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ये हमारे पास थोड़ा सा देखिए, ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो है हिज रूड बिहेवियर। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और ये हमेशा आखिर में ही इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये बुनियादी बातें सीखने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इस काबिल हो चुके हैं कि हम किसी भी नए फ्रेजल वर्ब को जुमले में सही इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए हमारे सामने एक फहरिस्त मौजूद है और इस फहरिस्त के अंदर देखिए आपको 3 कॉलम नज़र आ रहे होंगे। पहला हमारे पास फ्रेजल वर्ब जिसे कम अक्रॉस। अब कम अक्रॉस के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है समबडी समथिंग। इसका मकसद ये 2 वर्ड फ्रेजल वर्ब है, कम अक्रॉस 2 वर्ड्स, इसके बाद समबडी समथिंग ये आखिर में दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये फ्रेजल वर्ब जो है लाजमन इसमें जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा वर्ब प्रीपोजिशन इसके बाद आएगा, प्रीपोजिशन के बाद आएगा, आखिर में आएगा। इसका मकसद ये कौन से फ्रेजल वर्ब हुए, जैसे कि आपने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था, इनसेपरेबल 2 वर्ड फ्रेजल वर्ब, इंट्रांजिटिव 2 वर्ड फ्रेजल वर्ब, यानी ये 2 वर्ड फ्रेजल वर्ब हैं और ट्रांजिटिव है, इनमें ऑब्जेक्ट आएगा लेकिन ये ऑब्जेक्ट हमेशा आखिर में आएगा। ठीक है, अब देखिए लुक आफ्टर 2 वर्ड फ्रेजल वर्ब है, इसमें लिखा हुआ है समबॉडी, समथिंग, योरसेल्फ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी आ सकता है, हिमसेल्फ, टेकसेल्फ वगैरह, देमसेल्फ वगैरह इसकी जगह पर। अब इसमें भी हमें याद रखना है कि जो भी ऑब्जेक्ट आएगा वो हमेशा आखिर में ही आएगा। ठीक है, लेकिन देखिए अब यहाँ पर आएंगे पुट समबडी समथिंग डाउन, इसमें ऑब्जेक्ट को वर्ब के बाद लिख दिया गया है। तो ये इस बात की अलामत है, ये हिंट है इस बात का कि ये हमारे पास सेपरेबल 2 वर्ड फ्रेजल वर्ब है। आप चाहें तो अपने ऑब्जेक्ट को पुट यानी वर्ब के बाद इस्तेमाल करें, या चाहें तो पुट समबडी समथिंग को आप डाउन के बाद यानी प्रीपोजिशन के बाद भी लिख सकते हैं। कोई भी जब भी आपको ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद मेंशन करके दें तो इसका मकसद ये होगा कि ये वर्ब हमारे पास फ्रेजल वर्ब, सेपरेबल फ्रेजल वर्ब है, इसमें आप ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रीपोजिशन के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रहे वही बात कि अगर आपका ऑब्जेक्ट नाउन है तो वर्ब के बाद भी आ सकता है, प्रीपोजिशन के बाद भी आ सकता है, लेकिन आपने अगर ऑब्जेक्ट की हैसियत से प्रोनाउन इस्तेमाल किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ वर्ब के बाद आएगा, प्रीपोजिशन के बाद नहीं आएगा। याद रखिए ये बात। इसी तरीके से देखिए हम थोड़ा सा और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए स्लो समबडी समथिंग डाउन,
यहाँ पर somebody something यानी ऑब्जेक्ट को वर्ब के बाद लिखा हुआ है, तो ये इस बात की अलामत है कि आप चाहें तो अपने ऑब्जेक्ट को स्लो के बाद लिखें, चाहें तो आप अपने ऑब्जेक्ट को डाउन के बाद लिखें, लेकिन याद रहे कि आपका ऑब्जेक्ट अगर प्रोनाउन है तो वो सिर्फ वर्ब के बाद ही आएगा। उम्मीद है कि बात क्लियर हो गई होगी। अब आप इस लिस्ट का बहुत अच्छी तरह से मुताला कर सकते हैं। ये लिस्ट थोड़ी सी बड़ी है, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लूँ। ठीक है, इसके बाद देखिए काफ़ी बड़ी है और अब आप थोड़ा सा परेशान हो रहे होंगे कि इतनी बड़ी फहरिस्त को आप किस तरह से नोट डाउन करेंगे। तो जनाब बिल्कुल परेशान ना होइए, इस फहरिस्त को पीडीएफ फॉर्म के अंदर मैंने पहले ही आपके लिए गूगल ड्राइव पे सेव कर दिया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, वहाँ से आप इस पूरी फहरिस्त को डाउनलोड कर लीजिएगा, अच्छी तरह से मुताला कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके इम्तहान में बहुत आसानी होगी और बहुत बेहतर अंदाज से आप तैयारी कर सकेंगे। उसके बाद आपसे एक बात और भी है कि अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं या डिग्री क्लास के, तो उर्दू की तैयारी के हवाले से भी हमने अपने एक नए चैनल का आगाज़ किया है और उसका नाम है दरसी उर्दू। इसमें बिल्कुल उसी अंदाज से जैसे कि आपने इंग्लिश के मुख्तलिफ वीडियो लेक्चर्स अटेंड किए हैं कि हम उर्दू की तदरीस भी बिल्कुल दिलचस्प अंदाज से, बहुत ही आसान सहल अंदाज से, और कोशिश ये करते हैं कि हर टॉपिक का, हर मौजू का अहाता बहुत ही जामे तरीके से हो। तो कुछ वीडियो लेक्चर्स की मैं झलकी आपको दिखाता हूँ, आप इसे विजिट कर सकते हैं और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। तो देखिए कुछ लेक्चर्स की हमारे पास झलकियाँ। ये एक लेक्चर था कि अक्सर हमारे यहाँ एमसीक्यूज आती हैं जिसमें मुसन्निफ़ीन और शोरा के असल नाम या उनके तखल्लुस से पूछे जाते हैं, तो पूरी फहरिस्त बनाकर इसमें तमाम उन शोरा को, मुसन्निफ़ीन की आप तस्वीर भी देख सकते हैं, उनके कलमी नाम, उनके लक़ब, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। आप एक और वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि गज़ल जो बुनियादी तौर पर हमारी शायरी का बड़ा हिस्सा गज़लों पर मुश्तमिल होता है और हमारे निसाब में भी, तो ऐसी सूरत में गज़ल को समझना ज़रूरी है कि गज़ल बताते खुद क्या होती है, इसके मुख्तलिफ अज्जा क्या होते हैं। तो ये वीडियो लेक्चर इसी हवाले से है। तो आपको पता है कि एमसीक्यूज़ चाहे पेपर इंग्लिश का हो, उर्दू का हो, हमारी किताब के हवाले से, निसाबी किताब के हवाले से यकीनन एमसीक्यूज़ पूछी जाती हैं। तो वो एमसीक्यूज़ किस किस्म की होती हैं, किस तरह की होती हैं, उन्हें किस तरह से जो है अटेम्प्ट करना चाहिए, उस हवाले से एक हमारे पास वीडियो लेक्चर आप यहाँ पर इस चैनल पे मुलाहिज़ा कर सकते हैं और ये आपकी इंग्लिश में भी हेल्प करेगा। उसके बाद देखिए कि नए कराची बोर्ड में ख़ास तौर पर अब OMR शीट मुतारिफ़ करवाई गई है और अब आप इम्तहानी कापियों में आप कसीर इंतखाबी सवालात के जवाबात यानी एमसीक्यूज़ के जवाबात नहीं लिखते, बल्कि इसके लिए बबल शीट या OMR शीट इस्तेमाल की जाती है। तो ये कैसे होती है, इसे फिल कैसे किया जाता है, इसके तरीक़ेकार क्या हैं, ये हमारे पास इस वीडियो लेक्चर में आप अच्छी तरह से जान सकते हैं। और इसके बाद एक और वीडियो लेक्चर में आप देख सकते हैं कि पूरी निसाबी किताब का जो नई आई है उसका तारुफ करवाया गया है, पर्चा किस तरह का आता है, कहाँ से आता है, सवालात किस तरह के होते हैं, सेक्शन कितने, सारी बातें यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ खुलासे, मुख्तलिफ शोरा पर तबसरे, मरकज़ी ख़यालात, तशरीहात की तमाम चीज़ें ना सिर्फ समझाई जाती हैं वीडियो लेक्चर्स की सूरत में, बल्कि कोशिश की जाती है कि उनको आपको नोट्स की सूरत में भी फराहम कर दिया जाए। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।